बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो बहुत फेमस थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। चल रहा है एक नलिटी थ्योरम। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर इसके प्रूफ में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। स्टेटमेंट है लेट टी इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, और ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड डायमेंशन ऑफ यू की उसने डायमेंशन बता दी है विच इज़ एन। देन वो ये कहता है डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी बराबर है एन। यानी कि अगर हमारे पास एक यू वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो एन है। मतलब कि इसमें जो हमारे पास कलेक्शन होगी जिसको हम बेसिस कहेंगे उसमें एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात उसने ये कही जो हमने प्रूफ करनी है कि जो हमारे पास नल स्पेस की डायमेंशन होती है, ठीक है, और जो हमारे पास आर ऑफ टी की डायमेंशन होती है, अगर हम दोनों की डायमेंशन को ऐड करेंगे तो वो डायमेंशन जो है वो टोटल बराबर होगी, जितनी यू की डायमेंशन होगी उतनी। इस तरह हमें यू की डायमेंशन के बारे में कंफर्म हो जाता है कि ये एन है अगर हम एन ऑफ टी की डायमेंशन निकालें और आर ऑफ टी की डायमेंशन निकालें, और देन दोनों की डायमेंशन को जब हम ऐड करते हैं तो फिर जो टोटल डायमेंशन आती है वो हमारे पास यू की डायमेंशन होती है। ठीक है, इसी को लेकर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट में है कि जो यू हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन एन है। यानी कि इसमें हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन होगी u1 u2 एंड सो ऑन un। ये हमारे पास ऐसी कलेक्शन है जो कि बेसिस है और इसमें n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन भी n है। ये चीज़ हमारे पास गिवन है। और हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, और हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि t जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रूव बस हमने ये करना है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों की डायमेंशंस को ऐड करते हैं तो वो टोटल n के बराबर आती है। अच्छा, अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक की डायमेंशन जो है वो सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि वो r है। जैसे उसने n ऑफ़ t की डायमेंशन को एज्यूम कर लिया कि वो r है। ठीक है, तो अगर उसने r इसकी डायमेंशन को r एज्यूम कर लिया है तो इसका मतलब फिर यही होगा ना कि अगर हम ये कलेक्शन लें वेक्टर्स की u1 u2 एंड सो ऑन ur, ये हमने एक कलेक्शन ली है। ठीक है, ये कलेक्शन फिर उसकी बेसिस होगी, क्योंकि हमें डायमेंशन का तभी पता चलता है ना जब हम बेसिस वाले प्रोसीजर से गुजर चुके होते हैं। अगर तो वो कोई भी कलेक्शन बेसिस होती है फिर हम ये देखते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो उस वेक्टर स्पेस की क्या हो जाती है, कलेक्शन। वो जो कलेक्शन होती है वो फिर बेसिस बन जाती है। तो अगर हम कह चुके हैं कि उसकी डायमेंशन n है तो इसका मतलब है कि सॉरी उसकी डायमेंशन जो है वो r है, तो इसका मतलब जो फिर हम r कलेक्शन लेंगे वो बेसिस होगी। ठीक है, वो n ऑफ़ t की बेसिस होगी, क्योंकि हम जो डायमेंशन है वो n ऑफ़ t की ले रहे हैं, तो फिर वो जो कलेक्शन बनेगी वो फिर n ऑफ़ t की ही बेसिस बनेगी। ठीक है, सिंस u1 u2 एंड सो ऑन ur आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल जाती है, अगर तो ये कलेक्शन बेसिस है तो बेसिस की डेफिनेशन में दो चीज़ें थी कि वो जो कलेक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है और वो जो कलेक्शन है वो स्पैन करती है पूरी वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो यहाँ पर अब चूँकि ये जो कलेक्शन है ये जो एन ऑफ़ टी सेट है हमारे पास उसकी ये कलेक्शन है ना, तो ये बेसिस है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगी। अब यहाँ से एक थ्योरम है, मैं आपको एक थ्योरम जो है वो दिखाती हूँ जो आपको प्रूव करने के लिए भी दिया गया था मिड मिड के एग्ज़ाम से पहले। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, एक थ्योरम था उनमें ये कि अगर आपके पास जो डायमेंशन ऑफ वी है n के बराबर है, ठीक है, पूरी वेक्टर स्पेस, अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन जो है वो n है, देन एनी कलेक्शन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर हम इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की कलेक्शन लेते हैं तो फिर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस में, यानी कि कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस, उनकी बेसिस को एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर कलेक्शन जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर उनकी बेसिस में से कुछ रिड्यूस किया जाता है ताकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकें। अगर वो ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं
तो उसमें उसकी बेसिस में हम कुछ वेक्टर्स जो हैं वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनकी बेसिस में से कुछ वेक्टर्स निकाल ले जाते हैं ताकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, तो ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट थी। तो अब यहाँ पर भी हम ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा यूज़ करेंगे। वो ये है कि सिंस हमें पता चल गया है कि ये जो कलेक्शन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस ऑफ यू। इसका मतलब फिर क्या है कि हम जो है वो मज़ीद उसके अंदर वेक्टर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, बेसिस जो हैं वो मज़ीद एक्सटेंड हो सकती हैं। अच्छा, पहले अब तक जो हमारे पास एन ऑफ टी की बेसिस आई थी वो थी u1 u2 सो ऑन ur। ठीक है, जो u की बेसिस थी वो उसकी डायमेंशन है n, यानी कि उस कलेक्शन में n नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे। अब n ऑफ t में r नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं, ठीक है, u में n नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं। तो हमने जो मज़ीद वेक्टर ऐड करने n तक पहुंचने के लिए वो कितने होंगे, वो n माइनस r ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास n मैं 10 ले लेती हूँ, ठीक है, जो मैंने n ऑफ t लिया है, कैपिटल N ऑफ t, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एन ऑफ टी की जो डायमेंशन है वो मैंने 4 ली है। तो मुझे एन तक पहुंचने के लिए मज़ीद और कितने ऐड करने पड़ेंगे, मुझे पता है ना, मुझे 6 ऐड करने पड़ने हैं। तो 6 कैसे आएगा, वो 10 माइनस 4 करके ही आएगा ना। तो यहाँ पर भी उसने ऐसे ही किया है कि आपने एन तक पहुंचना है, क्योंकि यू की बेसिस तक उसने कहा है एक्सटेंड करना है उसको। तो u की तो बेसिस थी, उसमें n नंबर ऑफ़ वेक्टर्स आने थे, तो आपने अब n तक पहुंचना है। तो n तक पहुंचने के लिए आपको n ऑफ t में से उसके जो n ऑफ t की डायमेंशन थी वो माइनस करनी पड़ेगी, और वो r थी। सो देयर आर n माइनस आर वैक्टर्स। तो n माइनस आर वैक्टर्स का मतलब है कि अब आप वो 4 निकाल चुके हैं, अब वो 6 रह गए हैं, वो 6 आएंगे। अब वो 6 कौन से होंगे, देखें, वो आपके एक तो आपके पास था u1 u2 एंड सो ऑन ur, ये ur वाले थे। अब आपने ये माइनस कर दिए हैं, तो अब अगले कौन से होंगे, वो होंगे ur प्लस 1, ur प्लस 2, ur प्लस 3 एंड सो ऑन चलते जाएँ तो un तक पहुँचेंगे। अब ये जो वेक्टर्स हैं ये आपने मज़ीद ऐड किए हैं, एक्सटेंड किए हैं अपनी बेसिस को, और उनको एक्सटेंड करने के लिए आपने ये वेक्टर्स उनके अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने ले लिया है कि देयर फोर एन माइनस आर देयर आर एन माइनस आर वैक्टर्स, और वो ये हैं एन माइनस आर वैक्टर्स सच डैट, अब सबको इकट्ठा कर दें, u1 से ur तक वालों को भी और ur प्लस 1 से un वालों को भी, सबको इकट्ठा करके लिख दें। तो ये बेसिस टोटल जो बेसिस हैं वो u की बेसिस हैं, और इनकी डायमेंशन जो है वो n है। ठीक है, क्योंकि आपके पास लास्ट जो एलिमेंट है वो n है, तो u1 से शुरू होकर n तक जा रहा है, तो ये u की बेसिस है। ठीक है, ये आपके पास अब बेसिस आ गई हैं u की। एक्सटेंड करने के बाद किस में एक्सटेंड किए हैं आपने वो जो आपका n ऑफ t था उसमें आपने मज़ीद ऐड किए हैं, बेसिस कितनी की हैं, n माइनस r बेसिस ऐड की हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जो बेसिस आई हैं वो u की बेसिस आ गई हैं, उनकी तादाद टोटल n हो गई है। ठीक है, वी विल शो डैट, अब हम ये शो करना चाहते हैं कि वो जो आपने मज़ीद ऐड की थी ना बेसिस, उन पर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, टी यू आर प्लस 1, टी यू आर प्लस 2 एंड सो ऑन टी यू एन, टी इंटू यू एन, ये जो आपके पास अब वेक्टर्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद आया है, जो आपने एक्सटेंड की थी, अगर तो ये वाली, चूँकि इसकी तादाद अब कितनी है, इसकी तादाद जो है वो n माइनस आर है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको कह दूं कि ये भी बेसिस हैं फॉर आर ऑफ टी के लिए, तो आपका जो है थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, उसमें ये होगा कि एक तो बेसिस थी जिसमें आपके पास था, जिसकी डायमेंशन थी n माइनस आर। ठीक है, उसके बाद यही जो बेसिस आपने लेकर आए हैं एन आर ऑफ टी के लिए, उसको अब आपने शो करना है कि उसकी जो डायमेंशन है वो n माइनस आर है। ये तो अब आपके पास है ही कि वो n माइनस आर ही है, लेकिन अब आपने इसको बेसिस बताना है। अगर आप बेसिस बता देंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको बेसिस शो करना है, तो आपको पता है बेसिस शो करने के लिए आपको दो कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। पहली कंडीशन कि आपको शो करना पड़ेगा कि ये जो कलेक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरी बात ये शो करनी पड़ेगी कि ये जो कलेक्शन है वो पूरी आर ऑफ टी को स्पैन करती है। सेम वही काम करना है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है,
अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है, तो आपको डेफिनेशन पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने की, कि आपने इसको इस तरह लिखना है ए इंटू आर, ए आर प्लस वन, टी इंटू यू आर प्लस वन, साथ कोफिशिएंट लिखना है और वो वेक्टर लिखना है, फिर कोफिशिएंट के साथ वो वेक्टर एंड सो ऑन बराबर होना चाहिए यू वी के। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर ज़ीरो का यानी कि वी वाली वेक्टर स्पेस का ज़ीरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब आप जो है वो सिंपल यू के वेक्टर्स नहीं यूज़ कर रहे, आप जो हैं वो वी के वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ जो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फिर वो जो वेक्टर आ जाता है वो वी का आता है, वो यू का नहीं होता, ठीक है। इसीलिए जब हमने इन सबको ऐड किया है और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है तो बराबर आएगा ज़ीरो वी के। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपने बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए अब हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम ये जो कोफिशेंट्स हैं इनको हम ज़ीरो कर सकें। अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो शो हो जाएगा कि ये कलेक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिंस टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाएंगे। यहाँ आपको पता है ना कि टी इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है टी इंटू एक्स प्लस टी ऑफ वाई। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये सेपरेट सेपरेट है, आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर दो दफ़ा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप लगेगा क्योंकि दोनों यूज़ होगी। एक आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना, ए अगर बाहर हो और टी ऑफ एक्स हो तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू टी इंटू ए ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आप इस तरह पहले आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके बाद फिर आप ये वाला काम करेंगे, ठीक है। तो जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर चुके होंगे आपके पास ये आंसर एट दी एंड आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये है टी एक सम एलिमेंट और बराबर है ज़ीरो के, और ज़ीरो कौन सा है, वी वाली वेक्टर स्पेस का ज़ीरो है। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन नहीं शो हो रही है एन ऑफ टी की। एन ऑफ टी की क्या डेफिनेशन थी कि अगर आप यू के किसी एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो ज़ीरो आता है, लेकिन ज़ीरो कौन सा आता है, दूसरी वेक्टर स्पेस वी वाले का ज़ीरो आता है। तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक एलिमेंट है अंदर और वो बराबर किसके है, ज़ीरो वी के। तो यहाँ से क्या चीज़ शो होगी कि ये जो अंदर पड़ा हुआ एलिमेंट है ये एन ऑफ टी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या हो गया कि ये जो अंदर पड़ा हुआ एलिमेंट है वो एन ऑफ टी में चला गया। अब आपको जो शुरू में हमने एक बात ली थी वो क्या लिया था कि जो एन ऑफ टी की जो कलेक्शन थी जो कि ये वाली थी U1 U2 सोन UR, ये बेसिस है। तो अगर ये वाला अब ये बेसिस है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। बेसिस है तो आपके माइंड में वो दोनों कंडीशंस आ जानी चाहिए। पहली कंडीशन कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दूसरी कंडीशन कि ये जो है ये ऐसी कलेक्शन है कि एन ऑफ टी के हर एलिमेंट को इस कलेक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें कि वो जो स्पैनिंग का मतलब मैं कहती हूँ ना वो यही मतलब है कि कोई भी उस वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ये जो मैंने अब एलिमेंट कहा है कि ये एलिमेंट जो है वो एन ऑफ टी को बिलोंग कर रहा है और ये एन ऑफ टी की बेसिस है, तो क्या होगा फिर ये एलिमेंट जो है वो इस कलेक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। क्या कैसे लिखा, ये मैंने वो एलिमेंट लिखा और वो बराबर कैसे लिखा, A1 U1, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। कैसे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस सो ऑन AR UR। अगर मैं इस तरह इन कलेक्शन को लेकर इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूं और ये एलिमेंट इधर बस साइड पे वैसे लिखूं तो इसका ये मतलब होता है कि ये एलिमेंट जो है वो इस कलेक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। ये लिखा जाएगा क्यों, क्योंकि ये बेसिस है। अगर बेसिस ना होती और कोई भी एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा होता फिर ये नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन अगर ये बेसिस है और कोई भी एलिमेंट एन ऑफ टी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया है। अब आपने अगला काम क्या करना है, आप ये जितने भी इधर वाली साइड के एलिमेंट्स हैं वो आप इधर वाली साइड पर ले आएँ। तो इधर वाली साइड पर लेके आएंगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे और इज़ इक्वल टू ज़ीरो यू आ जाएगा। यहाँ पर अब ज़ीरो यू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट टी वाला नहीं है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पर आपको चाहे कांस्टेंट प्लस में हो माइनस में हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको ये भी चीज़ पता थी, मैंने शुरू में आपको ये चीज़ बता दी थी कि जो u है वो बेसिस है,
जो यू की पूरी कलेक्शन है ना, u1 से लेके un तक, वो सारी बेसिस हैं। तो जब आप u1 से un तक जा रहे हैं तो आप बीच में r वाले एलिमेंट्स को भी तो देख रहे हैं ना, क्योंकि ये ऐसी कलेक्शन है जिसमें है u1 u2 सो ऑन ur, फिर ur+1 ur+2 एंड सो ऑन un, यानी कि un तक पहुँचते पहुँचते उसने ur वाले प्रोसीजर को भी अंदर से लेकर चलना है। ठीक है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं u में, और u क्या है, बेसिस है। तो इसका क्या मतलब होगा कि u बेसिस है, तो फिर ये जो सारी कलेक्शन होगी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगी। तो अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी तो उसको फिर ऐसे लिखते हैं ना, अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जैसे उन्होंने आगे बताया हुआ है कि ये जो कलेक्शन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये बेसिस है u की। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जितने भी कोफिशिएंट होंगे a1 a2 a3 एंड सो ऑन ar, फिर ar+1 ar+2 एंड सो ऑन an, ये सारे क्या होंगे, ये सारे ज़ीरो होंगे। आपको कितने की ज़रूरत थी, आपको तो बस ar+1 ar+2 एंड सो ऑन an की ज़रूरत थी, तो ये तो सारे ज़ीरो हो गए, तो यही आपने यूज़ करने थे उसके अंदर। तो यहाँ से फिर क्या शो हो जाएगा, क्योंकि आप तो अपने इस वाले प्रोसीजर को लेकर चल रहे हैं, ये वाले को, यहाँ से आपने शो कर दिया ar+1 भी ज़ीरो है, ar+2 भी ज़ीरो है और an भी ज़ीरो है। तो अगर ये सारे कोफिशिएंट ज़ीरो थे तो ये जिस वेक्टर के साथ थे वो सारे वेक्टर्स क्या होंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से इन वेक्टर्स के लीनियरली इंडिपेंडेंसी शो हो गई है कि अब r(t) में जो हमने कलेक्शन ली थी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या थी, वो ये थी कि आप r(t) में से कोई एक एलिमेंट लें और बताएं कि वो एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। और लिखने का यही मतलब है, कैसे कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिखना है। कोई भी एलिमेंट ले लें, b1 ले लें, b1 t इंटू ur+1, ठीक है, प्लस सो ऑन प्लस बी एन टी इंटू यू एन, वो बराबर होना चाहिए v के। अगर एट दी एंड ये चीज़ शो हो जाती है v के बराबर, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये ऐसा एलिमेंट है जो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। अगर ये चीज़ आप शो कर देते हैं तो फिर आप अपने जो है वो प्रूफ के एंड तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट ले लिया कि लेट टेक v जो है वो हमने r(t) में से ले लिया। अब जो भी एलिमेंट हम r(t) में से लेते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होती है, वो ये होती है कि हमें एक u का एलिमेंट मिल जाता है सच डैट कि उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो हमें v का एक एलिमेंट मिलता है। तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर u की वैल्यू लिखें। u की क्या वैल्यू है, u की यही वैल्यू है ना कि u जो है वो बेसिस है और इसमें n नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हैं। तो आप ऐसे लिखो b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस सो ऑन br ur प्लस br+1 इंटू ur+1 प्लस सो ऑन bn un। ये मैंने पूरा u वाला, क्योंकि u में तो un तक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, u1 से un तक, तो आपने वो सारे लिख दिए। लेकिन अब वो कोफिशिएंट मैंने b वाला ले लिया, आप a वाला भी ले सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बराबर किसके है, v के, ठीक है। बस मैंने इस u की वैल्यू इसके अंदर पुट की है। अब आपने क्या करना है, सिंस t इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, चूँकि t आपके पास क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से याद है। सबसे पहले अब आप इसको, क्योंकि आपके पास पहली प्रॉपर्टी थी t इंटू एक्स प्लस वाई, वो बराबर है t इंटू एक्स प्लस टी ऑफ वाई। पहली प्रॉपर्टी तो आप ये लगा देंगे, क्योंकि इस तरह आप ये जो है वो कंबाइंड फॉर्म में आपने इसको सेपरेट करना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि t इंटू ए एक्स हो तो हम इसको लिख सकते हैं a बाहिर और t इंटू एक्स। तो यहाँ पर फिर आप दोनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे तो एट दी एंड ये आंसर आपके पास बचेगा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, चूँकि u1 u2 एंड सो ऑन ur जो हैं वो n(t) को बिलोंग कर रहे हैं। अब n(t) क्या था, n(t) आपकी नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो अगर ये n(t) को बिलोंग कर रहे हैं तो n(t) की क्या डेफिनेशन होती है, कोई भी एलिमेंट अगर मैं u एलिमेंट n(t) में से लेती हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो दूसरी वाली वेक्टर स्पेस का ज़ीरो असाइन करती है, लेकिन v वाली वेक्टर स्पेस का। तो फिर जितने भी यहाँ पर u1 है, u2 हैं, सो ऑन ur तक, इन सब के लिए तो आंसर 0 0 आ जाएगा उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये ur तक सारे एलिमेंट जो हैं वो n(t) में से थे, तो ये सब के लिए तो 0 आंसर दे देगा वो। तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर रही हूँ इनकी जगह पे, t ऑफ़ u1 की जगह पे भी, t ऑफ़ u2 की जगह पे भी, और t ऑफ़ ur की जगह पे भी। सबकी जगह पे 0 पुट कर दिया तो इतनी चीज़ तो 0 हो गई। तो फिर क्या रह गया आपके पास, आपके पास बस ये br+1 से लेके bn तक रह गया। तो ये br+1 से लेके bn तक रह गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर हम इसको अगले पेज पे देखें
तो आपके पास बस इतने ही एलिमेंट्स रह जाते हैं और इस इतने के ही लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर जो है वो v के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ ना कि फिर ये जो कलेक्शन है, ये जो टी इंटू यू आर प्लस वन सोन टी इंटू यू एन, ये एक ऐसी कलेक्शन है जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आर ऑफ टी का हर एक एलिमेंट लिखा जा सकता है। इसका फिर ये मतलब हुआ कि इसने दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली हैं, तो ये जो कलेक्शन होगी ये फिर बेसिस होगी। और अगर ये बेसिस है तो इसकी तादाद कितनी थी? इसकी तादाद थी, जिसको हम डायमेंशन बोलते हैं, वो थी n माइनस आर, जो आपने शुरू में ली थी, ठीक है। और n ऑफ टी की डायमेंशन कितनी थी? वो r थी। तो दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास n आंसर आ जाएगा। कैसे आप करेंगे कि r ऑफ टी की डायमेंशन है n माइनस आर, ठीक है, और प्लस लगाएंगे, n ऑफ टी की डायमेंशन थी r, तो r से कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? n। तो n इज़ द डायमेंशन ऑफ यू। यही आपका रैंक नलिटी थ्योरम था। तो अब आपने इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है।